आज मैं आपको 2009 की एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम डेब्रेकर्स है। स्पॉइलर आगे। ध्यान रखना। वर्ष 2019 में एक छोटी लड़की एक पत्र लिखती है जहां वो बताती है कि वो कैसे कभी नहीं बदलेगी या बड़ी नहीं होगी, जिसे वो अब और नहीं ले सकती। वो सूर्योदय देखने के लिए घर से निकलती है और जब वो ऊपर देखती है तो हमें उसकी पीली आंखें दिखाई देती हैं। वो एक पिशाच है। सूरज निकलते ही उसका पूरा शरीर झुलस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दिन में दुनिया खाली होती है। 2009 में एक संक्रमित चमगादड़ के कारण हुए प्लेग के कारण अधिकांश मानव जाति वैम्पायर बन गई है। मानव आबादी गिरती जा रही है और शोधकर्ता रक्त के विकल्पों की तलाश शुरू कर रहे हैं ताकि पिशाच आबादी को खिलाया जा सके, जबकि उनमें से एक छोटा समूह मानवाधिकारों के लिए लड़ता है क्योंकि उनका शिकार और खेती की जा रही है। जब रात होती है, दुनिया फिर से जीवंत हो जाती है। हम देखते हैं कि पिशाच अपने सामान्य जीवन में वैसे ही चलते हैं जैसे मनुष्य किया करते थे, बाहर घूमते हुए या काम पर जाते हुए। खून के लिए भीख मांगने वाला एक हॉबो वैम्पायर भी है जो एक यादृच्छिक नागरिक को धमकी देता है। पुलिस ने इसके लिए उसे बिजली का झटका दिया। इस बीच अपनी कार और फिर काम के लिए मेट्रो लेकर हमारे नायक एडवर्ड डाल्टन हैं। वो ब्रूम्सली मार्क्स, एक दवा कंपनी और महत्वपूर्ण रक्त आपूर्तिकर्ता के लिए हेमेटोलॉजिस्ट के रूप में काम करता है। इमारत के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा से गुजरने के बाद एडवर्ड अपनी प्रयोगशाला में जाने से पहले मशीनों के साथ उन कमरों से गुजरता है जो मनुष्यों को खेती करते हैं, जिससे वो नफरत करता है। वो रक्त विकल्प खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका नवीनतम प्रयास भी विफल रहा है। बाद में उन्होंने अपने बॉस चार्ल्स ब्रूमली, उनके लैब पार्टनर क्रिस्टोफर कारुसो, एक आयुक्त और एक सेना अधिकारी के साथ बैठक की। कमिश्नर ने उन्हें मौत की सजा पाए कैदी पर किए गए प्रयोग के परिणामों के बारे में बताया। उन्हें रक्त की कमी के प्रभावों पर एक अध्ययन के लिए चुना गया था। रक्त की कमी से मस्तिष्क के फ्रंटल लोब का पूर्ण पतन हो गया। इसका पहला संकेत उसके कानों का लंबा होना था। वो बिना किसी तर्कसंगतता या भावनाओं के नोस्फेरातु जैसे प्राणी में तेजी से बिगड़ गया। वे इन जीवों को सबसाइडर कहते हैं और वे सड़कों पर एक समस्या बन रहे हैं। मानव आबादी का केवल 5% ही बचा है और अगर उन्हें जल्द ही कोई विकल्प नहीं मिला तो वे सभी सबसाइडर्स बन जाएंगे। ब्रूमली एक निजी बैठक के लिए एडवर्ड को अपने कार्यालय में ले जाता है और एडवर्ड को अपने कार्यालय में ले जाता है, जहां एडवर्ड रक्त के साथ कॉफी की उपेक्षा करता है, जबकि ब्रूमली उसे अपनी कहानी बताती है। उन्हें कैंसर हुआ करता था, लेकिन पैशाचिकी ने उन्हें ठीक कर दिया। हालांकि उसकी बेटी ने मुड़ने से इनकार कर दिया और वह भाग गई। वो जानता है कि एडवर्ड को इंसानों पर दया आती है और वो भी ऐसा ही करता है। इसलिए उन्हें मानव जाति को बचाने के लिए जल्द से जल्द परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। एडवर्ड अपनी प्रयोगशाला में जाता है और क्रिस्टोफर के साथ इस पर चर्चा करता है, जो कुछ झिझक के बाद बताते हैं कि विकल्प एक बंदर पर काम कर रहा है, इसलिए ये पशु परीक्षण से आगे बढ़ने का समय है। क्षण भर बाद शोधकर्ता परीक्षण शुरू करते हैं जबकि ब्रूमली और कुछ अधिकारी एक खिड़की से देखते हैं। एडवर्ड धीरे धीरे एक निजी व्यक्ति के शरीर में एक विकल्प इंजेक्ट करता है, जो पहले तो ठीक महसूस करता है, लेकिन एक बार पूरी खुराक लेने के बाद वो उल्टी करता है और ऐंठन शुरू कर देता है क्योंकि उसके पूरे शरीर में गंदे छाले दिखाई देते हैं। शोधकर्ता तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे एपिमोनी का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उसका हिलना बंद हो जाता है और फफोले गायब हो जाते हैं, लेकिन 1 सेकंड बाद उसका पूरा शरीर फट जाता है। बाद में उस रात एडवर्ड कार्यालय छोड़ देता है और घर चला जाता है। वो अपनी कार पर समाचार देख रहा है, जो रक्त राशन योजनाओं से संबंधित दंगों के बारे में बात करता है, जब वो अपने कान को खुजलाते समय कुछ गलत देखता है। वो अपने कैमरे का शीशा खोलकर देखता है। उसके कान लंबे होने लगे हैं। इस व्याकुलता के कारण वो विपरीत दिशा से आ रही कार को नहीं देख पाता है। वो अंतिम सेकंड में चकमा देने में कामयाब हो जाता है और अपने वाहन को रोक देता है, लेकिन दूसरी कार एक बार से टकरा जाती है। एडवर्ड मदद के लिए बाहर आता है और हाथ में तीर लेता है।
दूसरी कार से बाहर निकलने वाले लोग इंसान हैं और उनके नेता ऑड्रे बेनेट के पास पिशाचों से खुद को बचाने के लिए एक क्रॉसबो है। अचानक पुलिस की कारों को उनके पास आते हुए सुना जा सकता है, इसलिए एडवर्ड कसम खाता है कि वो सिर्फ मदद करना चाहता है और मनुष्यों को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, जिसे वे कुछ हिचकिचाहट के बाद स्वीकार करते हैं। एडवर्ड कार के दिन के समय सुरक्षा ड्राइविंग मोड को सक्रिय करता है, जो सभी खिड़कियों को काला कर देता है, फिर पुलिस के आते ही तीर को अपनी बांह से निकाल लेता है, जबकि वह उनसे झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि मनुष्य किस दिशा में भागे थे। ऑड्रे एडवर्ड की आईडी बैज ढूंढती है और अपना व्यवसाय सीखती है। पुलिस के चले जाने के बाद मनुष्य कार से बाहर निकलते हैं और ऑड्रे एडवर्ड को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं, क्योंकि वे सभी चले जाते हैं। क्षण भर बाद एडवर्ड घर आ रहा है, जहां एक सामुदायिक घोषणा आने वाले सूर्योदय के बारे में सभी को चेतावनी दे रही है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, वो रात का खाना खाता है और अपने पौधों की देखभाल करना शुरू कर देता है, जब वो अचानक अपने भाई फ्रैंकी डाल्टन से मिलने आता है, जिसे उसने महीनों से नहीं देखा है क्योंकि वो सेना में शामिल हो गया था। फ्रैंकी जन्मदिन की पार्टी की कमी पर टिप्पणी करती है, जिसके लिए एडवर्ड जवाब देता है कि वो पहले ही 35-10 बार बदल चुका है, लेकिन फ्रैंकी को परवाह नहीं है। वो सोचता है कि उन्हें जश्न मनाना चाहिए और इसके लिए वो 100% शुद्ध मानव रक्त की एक महंगी बोतल लाया। सुअर का खून पीने के लिए अपने भाई को चिढ़ाते हुए वो 2 गिलास डालता है, लेकिन एडवर्ड ने इसे ठुकरा दिया। ये फ्रैंकी को गुस्सा दिलाता है, जो उनका एक पुराना तर्क शुरू करता है। एडवर्ड मानव रक्त को नहीं छूता है, लेकिन फिर भी एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो लोगों को खेती करती है, जिसे वह एक विकल्प खोजने में सक्षम होने के लिए एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है। फिर भी वो सेना के लिए मनुष्यों का शिकार करने के लिए फ्रैंकी को नीचा दिखाता है। एडवर्ड अचानक खून की बोतल पकड़ लेता है और उसे नाली में डालना शुरू कर देता है, लेकिन फ्रैंकी उसे उससे ले लेती है और छोड़ने की कोशिश करने से पहले उसे दीवार पर मार देती है। हालांकि वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक सहायक उसके रास्ते में आ जाता है। जीव रसोई में प्रवेश करता है और दीवारों से खून का रिसाव करना शुरू कर देता है, फिर मेज पर कांच पर चला जाता है। फ्रैंकी धारक से एक चाकू पकड़ लेता है, जो सबसाइडर को चौंका देता है और उसे दीवार के खिलाफ धकेल देता है। वो एक कांच की मेज पर गिर जाता है और कुछ सेकंड के लिए होश खो देता है। सबसाइडर आगे एडवर्ड की ओर बढ़ता है और वह अपने भाई का नाम पुकारते हुए उसे स्टूल से दूर रखता है। फ्रैंकी जाग जाती है और चाकू निकाल लेती है। दोनों भाई मिलकर सबसाइडर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छत से लटकने के लिए कूद जाती है। ये फ्रैंकी को सिर काटने से पहले उस पर कई बार वार करने की अनुमति देता है। क्षण भर बाद पुलिस मामले को लेने के लिए पहुंचती है, इस तथ्य पर टिप्पणी करते हुए कि सबसाइडर्स अब उपनगरों में हैं। अधिकारियों में से एक प्राणी पर एक अंगूठी पाता है, जिससे एडवर्ड को एहसास होता है कि यह एक स्थानीय माली था। वो आत्मदाह के घाव भी ढूंढती है। खुद को खाने से म्यूटेशन की गति तेज हो जाती है। अगली सुबह एडवर्ड एक सुरक्षा चेतावनी से जाग गया। वो जांच करने जाता है और रोशनी चालू करते समय वो ऑड्रे को एक क्रॉसबो की ओर इशारा करते हुए पाता है। वो उसे बताती है कि वे उन पिशाचों की तलाश कर रहे हैं जिन पर वे भरोसा कर सकते हैं, और उन्हें विकल्प के अलावा दूसरा रास्ता खोजने के लिए उनकी मदद की जरूरत है। वो उसे मानचित्र के साथ कागज की एक शीट भी देती है। एडवर्ड अचानक एक शोर से विचलित हो जाता है और चारों ओर मुड़ जाता है, जिससे ऑड्रे चुपचाप निकल जाती है। जब वो शोर की जांच करता है, तो ये फ्रैंकी निकला, जो एडवर्ड से महिला के बारे में पूछता है। एडवर्ड जवाब देता है ये कुछ भी नहीं है। बाद में रात में समाचार से पता चलता है कि निवेशक ब्रोमली से अपनी मानव आपूर्ति खींच रहे हैं। एडवर्ड काम पर जाता है और अपने बॉस से मिलकर गारंटी मांगता है कि विकल्प मानव आपूर्ति की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करेगा। ब्रोमली जवाब देते हैं कि अधिकांश आबादी इससे खुश होगी, लेकिन एक छोटा सा क्षेत्र हमेशा वास्तविक चीज की मांग करेगा। एडवर्ड उसे याद दिलाता है कि नक्शे को घूरने के लिए अपनी प्रयोगशाला में वापस जाने से पहले ब्रोमली की बेटी को शामिल करना होगा। जब सुबह होती है, एडवर्ड घर नहीं लौटता।
वो अपनी कार पर प्रकाश संरक्षण लगाता है और ग्रामीण इलाकों में नक्शे का अनुसरण करता है, जहां ऑड्रे पहले से ही उसका इंतजार कर रही है और उसे एक बड़े पेड़ के पास जाने के लिए कहती है। एडवर्ड उस पेड़ की छाया में काम करता है और अपनी टोपी और धूप का चश्मा लगाने के बाद वो कार से निकल जाता है। प्रकाश में कदम न रखने के लिए हमेशा सावधान रहने के कारण वो एक बूढ़े व्यक्ति लियोनेल एल्विस कॉर्मेक के पास जाता है। यह आदमी कभी वैम्पायर हुआ करता था, लेकिन अब यह इंसान है। एडवर्ड जानना चाहता है कि कैसे, लेकिन ऑड्रे के करीब आने से वे बाधित हो जाते हैं। फ्रैंकी द्वारा बंदूक की नोक पर आयोजित किया जाता है। एडवर्ड उसे रोकना चाहता है, लेकिन फ्रैंकी नहीं सुनेगा और सेना का बैकअप पहले से ही आ रहा है। ऑड्रे फ्रैंकी को सूरज की रोशनी में धकेलती है और आदमियों से मिलती है। वे एडवर्ड की कार ले जाते हैं क्योंकि सैनिकों ने पहले ही आग लगा दी थी और लियोनेल के वाहन को नष्ट कर दिया था। जब वे भागते हैं तो उनका पीछा किया जाता है और गोली मार दी जाती है, जो कार के अंधेरे संरक्षण में छेद बनाता है। सबसे पहले ऑड्रे उन्हें अपने हाथों से ढकने का प्रबंधन करती है, लेकिन वे बहुत अधिक हो जाते हैं और कैमरा भी शूट हो जाता है, इसलिए एडवर्ड आगे नहीं देख सकता। लियोनेल पहिया संभालता है ताकि वो एक छेद के माध्यम से सड़क देख सके और एडवर्ड प्रकाश से छिप सके। जब वे एक गंदे पुल पर पहुंचते हैं, लियोनेल इसे सुरक्षित रूप से पार करने के लिए जितनी जल्दी हो सके ड्राइव करता है, लेकिन सैन्य ट्रक बहुत भारी है और पुल उसके नीचे टूट जाता है, जिससे ट्रक में विस्फोट हो जाता है। शेष बैकअप पीछे छोड़ दिया जाता है, जिसका अनुसरण करने का कोई तरीका नहीं है। रात होने के बाद वे एक नदी के बगल में पार्क करते हैं और लियोनेल एडवर्ड को अपनी कहानी बताता है। वो कारों के लिए दिन के उजाले के संशोधनों पर काम करता था और शहर की पहली दुकानों में से एक थी जिसने उन्हें बनाया था। दिन के उजाले में ड्राइविंग अद्भुत है क्योंकि आसपास कोई अन्य लोग नहीं है, लेकिन ये ड्राइवर के लिए खतरनाक भी हो सकता है। लियोनेल के साथ यही हुआ। वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए उसने गलती से कार को नदी की बाढ़ से टकरा दिया। दुर्घटना ने उन्हें कार से बाहर निकाल दिया और नदी में गिरने से पहले उन्हें आग लग गई। जब वो नदी से बाहर आया तो वो फिर से मनुष्य बन गया। लियोनेल और ऑड्रे चाहते हैं कि एडवर्ड सुरक्षित रूप से इन स्थितियों को फिर से बनाए। कंपनी में वापस ब्रोमली अपनी बेटी की कुछ तस्वीरों को देख रहा है जब फ्रैंकी उसे देखने आती है। ब्रोमली ने उसे बताया कि क्या हुआ और उसे बताया कि अगर एडवर्ड तुरंत लौटता है तो कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया जाएगा। फ्रैंकी कुछ भी करने के लिए स्वीकार करती है जो ब्रोमली उससे पूछता है। इस बीच एडवर्ड और मनुष्य अपनी कार में वापस आ गए हैं, अपने सुरक्षित घर की ओर जा रहे हैं। एडवर्ड ऑड्रे की गर्दन को घूरना बंद नहीं कर सकता। जब वो ये और उसके नुकीले कानों को देखती है तो वो अपना हाथ काट लेती है और उसे पीने के लिए एक प्याले में कुछ खून डालती है। वो पहले मना कर देता है, लेकिन ऑड्रे को ये जानने की जरूरत है कि अन्य मनुष्य उसके आसपास सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो कप स्वीकार करता है और उसे पीता है। कुछ घंटों बाद वे इसे एक बहुत पुराने दाग की बारी में बनाते हैं, जहां एडवर्ड जाविस सहित अन्य मनुष्यों से मिलता है, जो अधिक मनुष्यों को खोजने के लिए बचावकर्ताओं के एक समूह का नेतृत्व कर रहा है। घर में प्रवेश करने के बाद वो मानवाधिकारों की रक्षा और इलाज खोजने के पक्ष में एक पिशाच राजनीतिज्ञ सेनेटर वेस्टन से भी मिलता है। ब्रोमली को संक्षिप्त रूप से काटने के बाद ये देखते हुए कि कैसे उनकी एक मशीन ने अपने सभी मनुष्यों को खो दिया है और उनके शोधकर्ता एक शरीर को बाहर निकाल रहे हैं, हमें मेट्रो स्टेशन पर एक कॉफी स्टैंड दिखाया गया है, जहां एक आदमी अपनी कॉफी में पर्याप्त रक्त नहीं होने की शिकायत करता है। कर्मचारी उसे बताता है कि 5% उतना ही है जितना उसे सेवा करने की अनुमति है, लेकिन आदमी जवाब के लिए ना नहीं लेगा। वो एक खून की थैली चुराता है और उसे तोड़ते समय वो अपने चारों ओर सभी को छींटे मारता है, उन्हें उन्माद में भेज देता है। लोगों ने और अधिक खून चुराने के लिए कॉफी स्टैंड पर दंगा किया और हमला किया, जिससे पुलिस उन्हें जमा करने के लिए बिजली का झटका देने के लिए पहुंची। अगली सुबह दाग की बारी में एडवर्ड कुछ परीक्षण चलाने के लिए लियोनेल से कुछ खून लेता है, जबकि वो कुछ सवाल पूछता है कि वो दिन कैसा लगा कि वो मानव बन गया।
एडवर्ड को लगता है कि शायद रक्त के उपचार का एकमात्र तरीका शरीर के अंदर है, दिन के उजाले को नियंत्रित करना। कुछ घंटे बाद जब वो छुट्टी लेने के लिए प्रयोगशाला से बाहर निकलता है तो अधिकांश मनुष्य उससे दूर चले जाते हैं। ऑड्रे उसे बताने आती है कि वे उससे डर सकते हैं लेकिन फिर भी सोचते हैं कि वो मदद कर सकता है। एडवर्ड स्वीकार करता है कि वो मुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फ्रैंकी ने उसे धोखा दिया और वैसे भी उसे बदल दिया। ये तब है जब एडवर्ड किन्वन टैंकों को नोटिस करता है और ऑड्रे द्वारा पुष्टि करने के बाद कि वे वायुरोधी हैं, वे उन्हें अंदर से देखने जाते हैं। टैंकों में हवा निकालने वाले उपकरण होते हैं जो उन्हें आग बुझाने की अनुमति देते हैं, और एडवर्ड प्रयोग के लिए उनका उपयोग करने का फैसला करता है, इसलिए वे आवश्यक संशोधनों पर काम करना शुरू करते हैं। बाद में आधी रात में हम जाविस के समूह को सड़क पर बचाए गए मनुष्यों के एक काफिले को दाग की बारी में ले जाते हुए देखते हैं, जिसमें ब्रोमली की बेटी एलिसन भी शामिल है। जब एक शॉट से उनका टायर पंचर हो जाता है तो वे अपनी कारों को रोकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे अपने हथियारों के साथ तैयार होकर बाहर निकलते हैं, लेकिन सेना उन्हें घेर लेती है और एक छोटी सी गोलीबारी के बाद सभी मनुष्यों को खदेड़ दिया जाता है। एलिसन बेहोश होने से पहले दाग की बारी से संपर्क करने का प्रबंधन करती है, इसलिए जब फ्रैंकी अपने हाथों से वॉकी टॉकी लेती है तो वे इसका उपयोग कॉल को ट्रैक करने और दाग की बारी के स्थान का पता लगाने के लिए करते हैं। दाग की बारी में सभी मनुष्य अपनी चीजों को पकड़ रहे हैं और अपनी कारों में सवार हो रहे हैं, टूना को उसके सुरक्षित घर तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एडवर्ड पीछे रहना चाहता है क्योंकि प्रयोग को फिर से बनाने का कोई और मौका नहीं होगा, इसलिए लियोनेल और ऑड्रे ने भी पीछे रहने और मदद करने का फैसला किया। ब्रोमली में वापस एलिसन अपने पिता के कार्यालय में उठता है और उसे देखने के लिए आते ही चाकू पकड़ लेता है। एलिसन अपने दोस्त के जीवन के लिए भीख मांगती है, लेकिन ब्रोमली का कहना है कि वो उसे देखकर खुश है, लेकिन जैसे ही वो उसे गले लगाता है, स्वीकार करता है कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ नहीं कर सकता। एलिसन उसे दूर धकेलता है और दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन एक सैनिक द्वारा उसे खटखटाया जाता है क्योंकि ब्रोमली को पता चलता है कि उसकी बेटी ने उसे चाकू मार दिया है। जब दाग की बारी में सुबह आती है, प्रयोग शुरू करने के लिए तैयार है। ऑड्रे मॉनिटर देखेंगे जबकि लियोनेल एडवर्ड के साथ टेंट में रहेंगे, जिनके सीने से जुड़ा एक हॉट मॉनिटर है और एक गीले कंबल से ढका हुआ है। प्रक्रिया सरल है। सूरज की रोशनी एडवर्ड को जलने देने के लिए वे टैंक में एक छेद खोलते हैं, फिर वे आग को बंद करने के लिए एयर एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। पहले 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन उन्होंने एडवर्ड को तीसरे के लिए काफी देर तक जलने दिया और इस बार यह काम करता है। एडवर्ड फिर से इंसान बनने में कामयाब हो जाता है। सेना के उस स्थान पर छापा मारने के लिए आने से उनकी खुशी बाधित होती है, लेकिन वे शराब के बैरल में छिपकर पकड़े जाने से बचते हैं। हम फिर से कंपनी में चले गए जब फ्रैंकी ब्रोमली का दौरा कर रहा था, जिसका उसके घाव का इलाज किया जा रहा था। ब्रोमली फ्रैंकी को उसके लिए कुछ करने के लिए कहती है और फ्रैंकी एलिसन को उसके कक्ष में देखने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। वो अभी भी मुड़ना नहीं चाहती है, लेकिन फ्रैंकी आगे बढ़कर उसे वैसे भी काटती है। दाग की बारी में वापस ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह सुरक्षित है, तिकड़ी छिपने की जगह छोड़ देती है। एडवर्ड बाहर जाता है और बिना जले उसकी त्वचा को छूने वाली धूप से चकित हो जाता है, जबकि लियोनेल अपनी एक पुरानी कार को पुनः प्राप्त करता है। इस बीच कंपनी में ब्रोमली देखता है कि उसकी बेटी, जो उसका खून नहीं पी रही है, की जांच करने से पहले उसकी सभी मशीनें कैसे खाली हैं। ब्रोमली सेल में प्रवेश करती है और उसे पता चलता है कि वो खुद को काट रही है, जो उसे बदल देगी। वो अपने पिता पर हमला करती है और उसे दूर ले जाने से पहले हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराती है। सेना द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद ताकि वे सड़कों पर सबसाइडर्स से स्वतंत्र रूप से लड़ सके, हमने एडवर्ड, ऑड्रे और लियोनेल को काट दिया, जो ट्यूनर के केबिन में आ रहे थे, केवल सभी मनुष्यों को मृत पाया। ऑड्रे उम्मीद खोने लगी है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो मदद कर सकता है। क्रिस्टोफर को संक्षिप्त रूप से काटने के बाद, प्रयोगशाला में एक ब्रेकआउट प्राप्त करने के बाद, हमें दिखाया गया है कि सेना कैसे सबसाइडर्स को सूरज की रोशनी में निष्पादन के लिए खींच रही है।
एलिसन उनमें से है और उसे मरते हुए देखकर फ्रैंकी को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ता है। बाद में रात में क्रिस्टोफर अपने घर लौटता है, जहां वो तीनों को उसका इंतजार करते हुए पाता है। एडवर्ड उसे बताता है कि उसके पास एक इलाज है जो विकल्प से बेहतर है और प्रयोग को फिर से बनाने के लिए उसकी मदद मांगता है। फोन बजने से उनकी बात बाधित होती है, इसलिए क्रिस्टोफर कॉल लेने के लिए कमरे से निकल जाता है। जब वो वापस आने में बहुत अधिक समय लेता है तो उन्हें संदेह होता है, इसलिए ऑड्रे जाकर उसे ढूंढती है, जबकि एडवर्ड और लियोनेल उसके कोड की जांच करते हैं। पता चला कि क्रिस्टोफर ने इस समय अपना सेल फोन एक कॉल पर खुला छोड़ दिया है और अब कंपनी में हर कोई जानता है कि वे कहाँ हैं। सेना अचानक आती है और ऑड्रे को खटखटाया जाता है और कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन लियोनेल और एडवर्ड सबवॉक सुरंगों का उपयोग करके भागने का प्रबंधन करते हैं। वे एक पुराने परित्यक्त गैराज में छिपने का फैसला करते हैं, जहां उन पर एक उपव्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है। फ्रैंकी तब आता है और जीव को गोली मार देता है, इससे पहले कि उसका भाई मानव बन गया है। उसे कबूल कर लिया कि उसने उसे केवल इसलिए बदल दिया क्योंकि वो उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वो स्वीकार करता है कि उसने गलती की है और अब वो मदद करना चाहता है, लेकिन जब लियोनेल करीब आता है तो उसकी प्यास उस पर हावी हो जाती है और वह उसे काटने के लिए मानव पर कूद पड़ता है। एडवर्ड उसे पकड़ लेता है और उसे लियोनेल से दूर धकेल देता है। वो अपने भाई को गोली मारने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ नोटिस करने पर खुद को रोक लेता है। क्षण भर बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड स्वेच्छा से कंपनी की इमारत में प्रवेश करता है, अपनी मानवीय स्थिति के साथ अलार्म बजाता है। सुरक्षा उसे पकड़ती है और ब्रोमली के कार्यालय में ले जाती है, जिसके पास वर्तमान में एक कुर्सी पर ऑड्रे का खून बह रहा है और उसका खून पी रही है। एडवर्ड उसे बताता है कि वो सब कुछ पछताता है और ऑड्रे को अपने विश्वासघात से परेशान करते हुए फिर से एक पिशाच बनना चाहता है। ब्रोमली उसे दिखाता है कि उन्हें आखिरकार एक विकल्प मिल गया है, इसलिए उसे अब एडवर्ड की आवश्यकता नहीं है और वो उसे काया कहता है। एडवर्ड का कहना है कि ब्रोमली भी काया है क्योंकि वो अपनी ही बेटी को नहीं बदल सकता। क्रुद्ध ब्रोमली एडवर्ड को काटती है, लेकिन एडवर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में ये उनकी हमेशा से योजना रही है। ब्रोमली एक मानव में बदलना शुरू कर देता है और एडवर्ड को याद आता है कि फ्रैंकी भी कैसे बदल गया। वो बताता है कि उपचारित वैम्पायर का खून पीना ही इलाज है। ब्रोमली सुरक्षा के लिए कॉल करने के लिए एक अलार्म दबाता है और हम पार्किंग स्थल पर सेना के ट्रकों के झुंड को देखने के लिए कट जाते हैं। जब सैनिक अपने वाहनों को छोड़कर लिफ्ट के पास जाते हैं तो दरवाजे खुलते हैं और ब्रोमली एक कुर्सी से बंधा हुआ दिखाई देता है, जिससे पिशाच उन्माद में चले जाते हैं और उसे खा जाते हैं। इस बीच ऑड्रे और एडवर्ड, जो अब हथियारों से लैस हैं, वे नीचे जाते हैं और इमारत छोड़ने वाले हैं जब अधिक सैनिक अपना रास्ता अवरुद्ध करने के लिए आते हैं। कांच के दरवाजे अचानक टूट जाते हैं जब फ्रैंकी अपने भाई को बचाने के लिए सभी सैनिकों को मारते हुए लियोनेल की कार अंदर ले जाती है, लेकिन बैकअप तुरंत आता है और अब वे घिरे हुए हैं। फ्रैंकी ने एडवर्ड को खुद को बलिदान करने से पहले जाने के लिए कहा, जिससे सभी सैनिक उस पर कूद पड़े और उसे खा गए। एडवर्ड के पास अपनी मृत्यु पर शोक मनाने का समय नहीं है, क्योंकि एक सुरक्षा गार्ड ऑड्रे को ले गया है और उसे बचाना होगा। वो एक सुरक्षा कक्ष में उनका पीछा करता है, जब कुछ संघर्ष के बाद एडवर्ड 2 वैम्पायर गार्डों को मारने और ऑड्रे को तीसरे को मारने में मदद करता है। फिर वे सुरक्षा कैमरों पर देखते हैं कि फ्रैंकी को खिलाने वाले सैनिक कैसे मानव बन गए और अन्य पिशाच सैनिक अब उन पर भी हमला कर रहे हैं। एक खिला नरसंहार होता है और जब तक एडवर्ड और ऑड्रे लॉबी में वापस आते हैं, तब तक मुट्ठी भर मानव सैनिक खड़े रह जाते हैं। क्रिस्टोफर दिखाई देता है और फिर कुछ सैनिकों को गोली मारता है, दावा करता है कि कोई इलाज नहीं हो सकता। वो उन्हें भी मारने ही वाला था कि एक तीर उसकी छाती पर लगा और वो मर गया। ये लियोनेल की ओर से आया, जो मदद के लिए आया है। ऑड्रे उसे गले लगाती है जबकि एडवर्ड अपने भाई के शरीर को देखता है और उगते सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंदर आती है। फिल्म लियोनेल की कार में तीनों के जाने के साथ समाप्त होती है। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।